नमस्कार दोस्तों, जीएस संधान में आपका स्वागत है। आज से हम जीएस 2 का पॉलिटी सेक्शन शुरू कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत प्रस्तावना से होगी और प्रस्तावना को हम लोग होलिस्टिकली समझेंगे। इस टॉपिक के अंत में 1 पेज के 60 नोट्स से पूरे इस लेक्चर को 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। प्रस्तावना वैसे तो आपके सिलेबस में जीएस 2 के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके कई भाग जो है जीएस 1 के टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा जीएस 3 में भी निष्कर्ष लिखने में प्रस्तावना का यूज किया जाता है और इथिक्स और इससे में तो प्रस्तावना का भाग है ही। इसलिए हम इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय पत्र की तरह है, जिसमें उसके उद्देश्य, आदर्श, शासन प्रणाली का स्वरूप, ये सारी बातें इसमें निहित है। प्रस्तावना को हम परिचय, मुद्दे और इसमें क्या क्या है, महत्व, आलोचनात्मक मूल्यांकन, इन सारे डायमेंशन को कवर करते हुए पूरी तरह से समझेंगे। पहली बात जो इसमें है परिचय, तो नेहरू जी ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा बेरूपाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्थात संविधान निर्माता कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी, अंतिम लक्ष्य के रूप में वो कैसा समाज चाहते थे, ये सारी बातें प्रस्तावना में निहित है। गोलकनाथवाद 1967 में सुब्बा राव ने कहा कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। यानी कोई अधिनियम बनाया जाएगा तो वो अधिनियम क्यों बनाया जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, समाज को कहाँ ले जाना चाहता है, ये सारी बातें प्रस्तावना से कहीं न कहीं गाइड होती हैं। तो ये 2-3 बातें आप परिचय में याद रखेंगे। दूसरा है मुद्दे। इससे संबंधित मुख्यतः 2 मुद्दे हैं। पहला है कि संविधान का अंग है या नहीं, और दूसरा कि संशोधन किया जा सकता है या नहीं प्रस्तावना। पहली जो बात है कि संविधान का अंग है या नहीं, तो अगर हम संविधान की पूरी संरचना को देखेंगे तो इसके 395 अनुच्छेद और 22 भाग की इस पूरी संरचना के बाहर प्रस्तावना शामिल है। ऐसे में ये प्रश्न बेरूपाड़ीवाद 1960 में पहली बार उठा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आवश्यक अंग नहीं है और अगर इसको हटा दिया जाए तो संविधान के मूल उद्देश्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ दूसरी जो बात है संशोधनीयता वाली, वो भी यहीं से क्लियर हो जाती है कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए बेरूपाड़ीवाद में कहा गया कि इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बार यह मुद्दा केशवानंद भारतीवाद 1973 में उठा और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसके साथ एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जिसके लिए केशवानंद भारतीवाद जाना जाता है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे को हम आगे पूरा एक टॉपिक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जान लें कि संविधान में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये सारी बातें आधारभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो जब ये बात निश्चित हो गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारतीवाद से ये भी क्लियर हो गया कि संविधान के अन्य भागों की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रस्तावना में कोई आधारभूत ढांचा होगा तो उसमें संशोधन संसद भी संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया
और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए और अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, इसके बाद कभी संशोधन इसमें नहीं हुआ है। अगली बात जो हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में है क्या, तो प्रस्तावना में मूलतः 3 बातें हैं। पहला कि संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा भारत का स्वरूप क्या है और तीसरी बात इसमें है संविधान का उद्देश्य। संविधान के स्रोत की बात करें तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया और अंत में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं से समाप्त होती है। यहीं से बात निश्चित हो जाती है कि संविधान का स्रोत भारत के लोग ही हैं, अर्थात भारत की जनता ही संविधान का स्रोत है। इसी बात को तकनीकी भाषा में लोक प्रभुता या पॉपुलर सॉवरेंटी कहा जाता है। लेकिन केसी वीर ने कहा कि भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम या मिथ जैसी लगती है और इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि जो संविधान निर्माण करने वाली सभा थी, संविधान सभा, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनी गई थी, यानी जनता का उसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई रोल नहीं था। दूसरी बात ये कहते हैं कि संशोधन की शक्ति संसद के पास है, यानी डायरेक्ट जनता संशोधन नहीं करती है बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संशोधन किया जाता है और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। लेकिन हम केसी वेर के तर्कों को इस आधार पर खारिज कर सकते हैं कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो पहले आम चुनाव 1952 में ज्यादातर सदस्य दोबारा से चुन के संसद का हिस्सा हो गए थे, यानी उनको जनता का विश्वास हासिल था। दूसरी बात यह है कि जनता जब चाहे सरकार या संसद को बदल सकती है, यानी अंतिम शक्ति जनता के पास ही है। और जब से आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है तब से ये बात भी निश्चित हो गई है कि संसद संविधान के महत्वपूर्ण भागों में संशोधन करके उनको हटा नहीं सकती और मूल अधिकार के रूप में जनता के पास बहुत सारे अधिकार हैं जो उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरी बात है भारत का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडिया। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है SSSDR, जो कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक शब्दों का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप याद रखने के लिए इस तरह से कोड बना सकते हैं। पहली बात इसमें जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन, यानी कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले में कोई भी निर्णय लेने की शक्ति रखता है, स्वतंत्र है उसके लिए, यानी कोई बाहरी शक्ति ये निर्धारित नहीं करेगी कि हम क्या निर्णय लेंगे। ये बात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसी बात को कहा जाता है। लेकिन सॉवरेन का जो स्टेटस है इस पे 2-3 बातों के माध्यम से प्रश्न उठाया जाता है। पहला यह है कि 1949 में जब भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता जारी रखने की बात कही तो कुछ लोगों ने कहा कि ये संप्रभुता पर प्रभाव डालता है या संप्रभुता का हनन होता है इससे। लेकिन नेहरू जी ने इसका जवाब दिया कि जो राष्ट्रमंडल है ये स्वतंत्र इच्छा से किया गया समझौता है और स्वतंत्र इच्छा से समाप्त भी किया जा सकता है, यानी कोई भी देश जब चाहे इससे बाहर हो सकता है, कोई बाध्यकारी बात इसमें नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्रों का सम्मानजनक संघ है, स्वैच्छिक है, गैर कानूनी प्रकृति है, ये सारी बातें हैं, यानी ये कोई औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत इकट्ठे राष्ट्र नहीं है बल्कि स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ है, इसलिए बात खारिज हो जाती है। दूसरा है संप्रभुता और वैश्वीकरण का मामला। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा, संप्रभुता अप्रासंगिक होती गई और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जो हम या कोई भी देश आर्थिक नीतियां बनाता है उसमें WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक इनकी शर्तों के आधार पर ही आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, इनको मानना आवश्यक होता है। दूसरा ये है कि पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु अस्त्र, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पे संधियों के माध्यम से देश बाध्यकारी बातों को मानते हैं, इसलिए संप्रभुता यहाँ पे अप्रासंगिक हो जाती है। लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो देखेंगे कि जो WTO की शर्तें हैं वो वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिए लागू की गई हैं और इसमें देश तभी शामिल होते हैं जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उनका इसमें लाभ है
यानी पारस्परिक लाभ के चलते देश इसमें शामिल होते हैं। और अगर कोई देश इन शर्तों से अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है तो वो स्वेच्छा से छोड़ भी सकता है। दूसरी जो बात है पर्यावरण, आतंकवाद और परमाणु अस्त्रों की, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक प्रभाव रखते हैं। अगर पर्यावरण पृथ्वी का कहीं पे खराब होता है तो पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। परमाणु अस्त्र तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी को कई बार समाप्त किया जा सकता है। तो इन मुद्दों पे वैश्विक सहमति आवश्यक है, तभी बात बन पाएगी, इसलिए इस पे सहयोग किया जाता है। तीसरी बात ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं कई, जैसे कि एप्पल की अगर हम बात करें तो 2021 में संपत्ति इसकी थी $2.2 ट्रिलियन, जो कई देशों के जीडीपी से ज़्यादा है। ऐसे में ये कंपनियां भू राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न करके देशों की सरकारों या उस पूरे देश को प्रभावित करती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि संप्रभुता का हनन होता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अगर कोई देश चाहे तो वो किसी भी कंपनी को अपने देश में व्यापार करने से रोक सकता है। अगली जो बात है भारत के स्वरूप में, वो है समाजवादी। समाजवादी एक विचारधारा है, समाजवाद, जो कि मार्क्सवाद या कहें कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। और इसमें इसका जो उद्देश्य था संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर, वंचित वर्ग, ये सारी बातें थी। लेकिन जो साधन था वो वर्ग संघर्ष, क्रांति, हिंसा जैसे साधनों के माध्यम से इन उद्देश्यों को हासिल करने की बात कही जाती है। ऐसे में प्रश्न उठा कि भारत का जो समाजवादी मॉडल है वो क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टीएस नगारा केस 1983 में इस बात को क्लियर कर दिया कि भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवादी मॉडल नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी जो हमारा उद्देश्य है वो समाजवाद से प्रभावित जरूर है, जैसे कि आर्थिक असमानता कम करना, गरीब और कमजोर वर्गों का संरक्षण, सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना, लेकिन जो हमारा रास्ता होगा वो लोकतांत्रिक होगा। चुनाव, संसद के कानून, योजनाएं, इन सब माध्यमों से हम समाजवाद का जो उद्देश्य है उसको हासिल करेंगे। और यही बात डीपीएसपी में लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में शामिल की गई है। ठीक है, इसी को कुछ लोग मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण यानी गांधीवादी समाजवाद भी कहते हैं। अगली जो बात है भारत के स्वरूप में, वो है पंथ निरपेक्ष या सेकुलर। इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव भी राज्य नहीं करेगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। ठीक, एसआर बुम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी कि संसद इसको संशोधन के माध्यम से हटा नहीं सकती। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य का धर्म विरोधी होना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थता का भाव है, यानी सर्वधर्म समभाव। अगर हम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को देखेंगे तो उसमें राज्य और धर्म का कठोर अलगाव स्वीकार किया गया है, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। राज्य धर्म को पोषित तो करता है, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और उसमें हस्तक्षेप कम से कम करता है। जहाँ जरूरी होता है वहीं पे राज्य का हस्तक्षेप होता है। दूसरी बात यह है कि धर्म और राजनीति को अलग करके रखा जाना चाहिए, ऐसा सार्वभौमवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। स्वरूप में जो आखिर चौथी बात है वो है लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक स्वरूप जो भारत का है। इसका मतलब होता है जनता का शासन। और जनता का शासन भारत में कैसे सुनिश्चित किया गया है, तो एक तो है लोक प्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी, जो कि हम प्रस्तावना में देख चुके हैं। दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 या उससे अधिक उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार है। राजनीतिक भागीदारी यहाँ से सुनिश्चित होती है। अगली बात इसमें है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग लेके प्रतिनिधि बन सकता है। और रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है। इन बातों से जनता का शासन सुनिश्चित होता है। इससे संबंधित एक बहुत ही फेमस कोट है अब्राहम लिंकन का, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक है अध्यक्षात्मक और दूसरा है संसदीय। भारत में कौन सा है, तो संसदीय। इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सारी बातें आगे हम
ये पूरा टॉपिक ही है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अंतिम जो बात है स्वरूप के अंतर्गत, वो है गणराज्य यानी रिपब्लिक, यानी राज्य का जो प्रमुख होगा, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होगा बल्कि जनता द्वारा चुना जाएगा। इसी बात को गणराज्य कहा जाता है। अब भारत में देखा जाए तो लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, लेकिन अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो जो राज्य का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वंशानुगत राजतंत्र वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र उस बात को कहते हैं, और लोकतंत्र तो है ही। ठीक है। अगली बात जो है इसमें कि केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और गणराज्य ये दोनों किसका हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी संसद इसको संशोधन से हटा नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सारी बातें मिलकर संविधान के उद्देश्य को निर्धारित करती हैं। एक एक करके हमें सबको देखते हैं। पहली बात जो है इसमें न्याय, तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भेदभाव न हो और सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। और जो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय में ये होता है कि जाति, धर्म, लिंग, इन आधारों पे किसी से भेदभाव न हो। पहली बात, भेदभाव की टर्म आप याद रखेंगे। दूसरा कि सबको समान अवसर मिले, इसी से जुड़ता हुआ है। और जब भेदभाव नहीं होगा, समान अवसर मिलेगा, तो किसी वर्ग को विशेषाधिकार भी नहीं होगा। लेकिन हम ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, ये जो कमजोर वर्ग हैं जिन्हें या कमजोर वर्ग कहने से अच्छा है कि हम कहें वंचित वर्ग है, इनके सुधार हेतु सरकार प्रावधान करती है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। आर्थिक न्याय की जो बात है, इकोनॉमिक जस्टिस, इसमें यह है कि सबकी जो मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबको पूरी करने का पूरा अवसर मिले और आर्थिक असमानता समाप्त की जाए, यानी कुछ लोगों के पास संपत्ति का या संसाधनों का संकेंद्रण न हो बल्कि उसका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो। आप देखते हैं कि जैसे जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, आर्थिक असमानता भी बढ़ गई है। 1% लोगों के पास देश की ज़्यादातर संपत्ति उनके हाथों में केंद्रित हो गई है, तो ये हमारा आर्थिक न्याय के खिलाफ है। अगली बात है पॉलिटिकल जस्टिस की, यानी सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिले, अधिकार प्राप्त हो, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ पाए, सबको वोट देने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें मिलके राजनीतिक न्याय का राजनीतिक न्याय को सिद्ध करती हैं। एक वाद है जैकब एम पुथुपरम्बिल वाद 1990, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना, मूल अधिकार और डीपीएसपी मिलकर संविधान का मूल और अंतःकरण निर्मित करते हैं। ये कोट आप कहीं भी, कोई अगर प्रश्न उस तरह का आता है, इन तीनों को जोड़ के महत्व या कुछ ऐसी बातें पूछी जाती हैं, प्रश्न की डिमांड के अनुसार इसको आप यूज कर सकते हैं। अगली जो बात है इसमें उद्देश्य में स्वतंत्रता, लिबर्टी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये मूल अधिकारों में भी शामिल है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। समानता की बात की जाए तो 2 तरह की समानता की बात प्रस्तावना में की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ये भी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शामिल है। प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं सबको समान सम्मान मिले, किसी को जाति, धर्म या लिंग के आधार पे भेदभाव न किया जाए, ये सारी बातें, और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिले, किसी को वंचित न किया जाए इन बातों से। समानता के 2-3 आयाम हैं, आप देख लेंगे। बंधुत्व की बात किया जाए तो बंधुत्व का मतलब है कि सभी नागरिक जो है आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे में सहयोग की भावना हो, एकता हो, परस्पर सम्मान की भावना हो। अब ये चीज़ होगी अगर बंधुत्व होगा समाज में, तो 2 बातें इससे सुनिश्चित होती हैं। पहला ये है कि व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल बढ़ेगा, और दूसरा है कि राष्ट्र भी मजबूत होगा, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है इसमें। और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत में 2 प्रावधान है, एक है एकल नागरिकता
और दूसरा मूल कर्तव्य भी है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कोट है अंबेडकर जी का कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व मिलकर त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं। और अगर इनको अलग-अलग करके देखेंगे तो लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है वो विफल हो सकता है। इसको अगर हम समझें थोड़ा-सा तो एक कक्षा या क्लास का अगर आप उदाहरण लें, उसमें अगर केवल स्वतंत्रता हो, समानता ना हो, यानी कि कोई भी छात्र अपनी बात रख सकता है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ लोग तो आगे बढ़ जाएँगे, लेकिन कुछ लोग अपनी बात नहीं रख पाएँगे। इसके साथ-साथ अगर हम समानता भी दे दें कि यानी कोई भी व्यक्ति या कोई छात्र अपनी बात तो रखेगा, लेकिन सबको बराबर टाइम दिया जाएगा, 2 मिनट सबको दे दें। इसमें भी क्या होगा, कुछ लोग अपनी बात अच्छे से रख लेंगे उसी 2 मिनट में, जो तेज़ बच्चे होंगे और जो थोड़ा पीछे रह गए हैं बच्चे, वो अपनी बात 2 मिनट में नहीं रख पाएँगे। यानी फिर भी उस क्लास का पूरी तरह से विकास नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें हम एक चीज़ और जोड़ दें बंधुत्व, यानी कि जो तेज़ बच्चे हैं या जो थोड़ा आगे हैं, वो पिछड़ गए जो लोग हैं, उनकी मदद भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा एक वातावरण निर्मित हो जाएगा और पूरी क्लास का विकास होगा। यही बात लोकतंत्र को बढ़ावा देने में इन तीनों के महत्व को दर्शाती है कि बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता अगर तीनों ही बातें होंगी समाज में तो ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा या आगे बढ़ेगा। अगली जो बात है इसमें व्यक्ति की गरिमा तो सम्मान, आदर, मानवीय मूल्य ये सारी बातें मिलके व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। के.एम. मुंशी ने कहा कि व्यक्ति की गरिमा वाक्यांश ये दर्शाता है कि संविधान का उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करना है। इसको आप एथिक्स में, एसे में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को या क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। अंतिम बात है इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकीकरण के मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक दोनों आयाम समाहित करता है। कैसे समाहित करता है? तो एकता जो है ये भावनात्मक है, यानी मनोवैज्ञानिक है और जो अखंडता है, वो क्या है? भौगोलिक है, देश की अखंडता। अब इसमें एक सरदार पटेल जी का कोट है कि भारत की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसको आप याद कर लेना, कहीं यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अलगाववाद जैसे जो बाधक तत्व हैं देश की तरक्की में, उनको समाप्त करने के लिए एकता और अखंडता को बढ़ावा देना चाहिए। प्रस्तावना के महत्व को हम कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं या विचारक हैं, उनके कोट्स के माध्यम से समझेंगे ताकि इसका यूज़ आप किसी प्रश्न के परिचय या निष्कर्ष में भी यूज़ कर पाएँ या मेन बॉडी में भी यूज़ कर पाएँ और अगर प्रस्तावना का महत्व डायरेक्ट पूछे, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो पूर्व सीजीआई जो दीपक मिश्रा थे, उनका कथन है कि जो संविधान के अस्पष्ट प्रावधान हैं, उनके निर्वचन में यानी उनकी व्याख्या करने में प्रस्तावना का महत्व है। दूसरा है केशवानंद भारतीवाद में संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना में व्यक्त महान और उच्च आदर्शों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये बात कही गई थी। और प्रस्तावना का उपयोग मूल अधिकारों डीपीएसपी के बीच संबंधों की व्याख्या में भी किया जा सकता है। के.एम. मुंशी ने कहा है कि राजनीतिक भारत की जन्मपत्री है, यानी भविष्य का भारत कैसा होगा उसकी रूपरेखा इसमें है। ये सब पीटी में भी पूछा जाता है और मेंस में आप इसका यूज करेंगे तो वैल्यू एडिशन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, ऐसा गजेंद्र गड़गर ने कहा है। संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना के आदर्श संविधान को जीवंत बनाते हैं, ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन है, संविधान स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है इसमें। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, कौन कहा है? पालकी वाला ने। ठीक। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये है कि प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं वो धरातल पे कितनी उतर पाई हैं। जैसे न्याय की बात की गई है, 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय कैसे साधा गया है? तो आरक्षण के माध्यम से, लेकिन इसका लाभ आबादी के बहुत छोटे हिस्से तक ही सीमित है, यानी कि निचले तबके तक अभी नहीं पहुंच पाया। कुछ लोग इसका लाभ लेके आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी जो बहुत नीचे रह गए हैं लोग या बहुत पिछड़े हैं, उनको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। राजनीति की बात करें, राजनीतिक न्याय की, तो चुनावी भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, धनबल, बाहुबल, ये सारी चीज़ें मिलकर इसको प्रभावित करती हैं।
स्वतंत्रता में राजद्रोह कानून, जो कि औपनिवेशिक मानसिकता का कानून है, अभी भी बना हुआ है। यूएपीए का दुरुपयोग, फेक न्यूज, सोशल मीडिया उत्पीड़न, इन सब से प्रभावित होती है। समानता की बात करें तो वेतन असमानता का मुद्दा लगातार बना हुआ है लैंगिक आधार पे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी है, अभी भी महिलाओं का कितना है, 74 सीट है इस बार के लोकसभा में, यानी लगभग 13% ही है। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच असमान है। बंधुत्व की बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा लगातार आप एनसीआरबी के डेटा में देखते होंगे। क्षेत्रवाद का मुद्दा है ही। अन्य की बात करें तो अप्रवर्तनीय है, अवादी योग है, यानी कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको लागू करवाने के लिए हम किसी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक। दूसरा ये है कि कुछ शब्दों को लेके अस्पष्टता है, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, ये इन सबको स्पष्ट रूप से व्याख्या इनकी नहीं की गई है, केवल शब्द लिख दिए गए हैं। मौलिकता का अभाव है, कुछ लोग कहते हैं कि संकल्पना जैसे कि यूएसए से ली गई है, भाषा ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है, तो ये मौलिक नहीं है। इससे यूपीएससी में अभी तक एक ही बार प्रश्न पूछा गया है, 2013 से बाद की बात करें तो यूपीएससी में 2016 में आसान प्रश्न है, इसी कंटेंट के माध्यम से उत्तर इसका आप दे लेंगे। लेकिन यूपी पीसीएस में 2-3 बार प्रश्न इधर पूछा गया, देखिए 2019 में भी पूछा गया, 21 में, 23 में, और ये सारे आसान क्वेश्चन हैं जो इसी पीडीएफ के कंटेंट से ही आप इसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो मैं अगला जो लेक्चर होगा इसी पे ले लूँगा। ठीक है। अन्य तथ्य में कुछ बातें हैं जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण है और मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, इसको आप देख लेना। ठीक है। अनुसंधान सार, यानी कि इस पूरे टॉपिक को एक पेज में अब हम रिवाइज करेंगे, और कैसे इसका शॉर्ट नोट्स है वो भी आप देख सकते हैं। प्रस्तावना की बात करें तो परिचय में नेहरू जी का जो, जैसा कि आप जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इन्होंने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, वही प्रस्तावना बन गया। दूसरा है बेरूबारी या बेरूबाड़ी, जो भी आप कहें, बेरूबाड़ीवाद में कहा गया कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। सुब्बा राव ने कहा कि कोई अधिनियम बनाया जा रहा है, उसके आदर्श आकांक्षाएं क्या होंगी, ये सारी बातें प्रस्तावना में निहित है। इससे संबंधित 2 मुद्दे थे, एक तो ये संविधान का भाग है या नहीं, और दूसरा संशोधनीय है या नहीं। तो बेरूबारीवाद में कहा गया कि न तो ये संविधान का भाग है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि संविधान का भाग भी है और संशोधनीय भी है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर कोई होगा इसमें तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें क्या है प्रस्तावना में, पहली बात यह है कि संविधान का स्रोत क्या है, तो जनता है, लोक प्रभुता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। केसी वीर ने प्रश्न खड़ा किया था, आप जानते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा था कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, इसका खंडन भी हमने किया था। स्वरूप के बारे में आप SSDR से याद रख सकते हैं, सॉवरेन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसमें समाजवादी में आपने देखा कि DS नगारा केस में लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है भारत के स्वरूप का, जो समाजवादी स्वरूप है। अगली बात है इसमें SR बोम्मईवाद, पंथनिरपेक्ष जो स्वरूप है, इसका अर्थ और बेसिक स्ट्रक्चर का भाग बताया गया था। लोकतंत्रात्मक में अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट हमने देखा था, और गणराज्य और लोकतंत्र को आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है केशवानंद भारतीवाद में। उद्देश्य के रूप में न्याय 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और एक वाद था जैकब M पुथुपरम्बिलवाद, जिसमें कि प्रस्तावना, DPSP और फंडामेंटल राइट को संविधान का मूल और अंतःकरण बताया गया था। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में भी शामिल है। बंधुत्व यानी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता इससे सिद्ध होती है। मतलब बंधुत्व अगर बढ़ावा दिया जाएगा बंधुत्व को, तो व्यक्ति की गरिमा भी बढ़ेगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बढ़ेगी। और यहाँ पे अम्बेडकर जी का एक हमने कोट देखा था कि स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता मिलकर त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। इसको हमने एक क्लास के एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था। व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार भी है, और KM मुंशी का एक स्टेटमेंट था, आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता
मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक आयाम को दर्शाती है। सरदार पटेल जी का एक स्टेटमेंट या कोट यहाँ पे भी था। महत्व की बात करें तो के एम मुंशी ने कहा था कि राजनीतिक भारत की जन्मपत्री है। पालकीवाला ने कहा कि परिचय पत्र है, संविधान का दर्शन, ये सारी बातें थी। मूल्यांकन आपने देखा है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इतना आप पढ़ लेंगे तो प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न मेंस में आएगा, आप बहुत अच्छा आंसर उस पर लिख लेंगे। और ये जो पूरा पीडीएफ हमने आपको पढ़ाया है, ये फ्री में उपलब्ध है। हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।